व्हाट इज़ माई एक्सरसाइज एबिलिटी इज़ लिमिटेड। अगर मेरी कसरत करने की क्षमता कम है तो क्या होगा। मैं जो भी एक्सरसाइज करता हूँ वो कसरत कम करने की क्षमता यदि है तो क्या होगा एक्सरसाइज करने की। एवरीवन कैन एंड शुड डू सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इवन इफ दे फेस सीवियर लिमिटेशन। हर कोई किसी न किसी तरह की कसरत कर सकता है और उन्हें करनी भी चाहिए, भले ही उन्हें गंभीर शारीरिक सीमाएं हों। यानी कोई भी सीमा हो, कोई भी दिक्कत हो या कोई भी लिमिटेशन हो, एनी लिमिटेशन, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। एक्सपर्ट्स हैव डिजाइन specific exercise for seniors that are low impact, safe and able to be done even from a sitting position is if necessary। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों के लिए ख़ास कसरत तैयार की है जो कम जोर देने वाली और सुरक्षित है और ज़रूरत पड़ने पर बैठकर भी की जा सकती है। तो जो भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने ऐसी बुजुर्गों के लिए ऐसी एक्सरसाइज तैयार की हैं जो बैठ के आराम से की जा सकती हैं एज के हिसाब से। इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट फॉल रिस्क, बैलेंस एक्सरसाइज फॉर सीनियर्स कैन बी डन होल्डिंग ऑन टू अ चेयर ऑफ डुअल फ्रेम। अगर आपको गिरने का डर है तो बुजुर्ग संतुलन बनाने वाली कसरत कुर्सी या दरवाजे के फ्रेम को पकड़कर कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे तो जो भी बुजुर्ग हैं वो चेयर पे बैठ के या दरवाजे को पकड़ के भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंडिंग बिहाइंड द चेयर यू कैन होल्ड इट्स बैक एंड लिफ्ट वन लेग टू अबाउट द हाइट of the middle of the calf of the other leg will tightening your abdominal muscles। उदाहरण के लिए कुर्सी के पीछे खड़े होकर आप उसके पीछे हिस्से को पकड़ सकते हैं और अपने पेट की मांसपेशियों को कसते हुए एक पैर को दूसरे पैर की पिंडली पर बीच की ऊंचाई तक उठा सकते हैं। यानी ये ट्री पोज की बात कर रहे हैं, वृक्षासन की बात कर रहे हैं। एज यू प्रोग्रेस यू माइट ट्राई होल्डिंग द चेयर विद जस्ट वन हैंड एंड इवेंचुअली लेटिंग गो ऑफ द चेयर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप कुर्सी को सिर्फ एक हाथ से पकड़ने और आखिर में कुर्सी को पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करना है। Even core strengthening exercise for seniors can be adapted to those with limited ability। बुजुर्गों के लिए कोर मजबूत करने वाली कसरत को भी सीमित क्षमता वाले लोगों के हिसाब से बदला जा सकता है। यानी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ स्टैंडर्ड प्लैंक is done by holding yourself parallel to the floor with only your forearms and toe touching to mat। उदाहरण के लिए कि स्टैंड प्लैंक में आप खुद को फर्श के समानांतर रखते हैं और सिर्फ अपनी बाहें और पैरों की उंगलियों को मैट पर टिकाते हैं, यही करते हैं। एन इजी वर्जन अलाउ you to also place your knee on the mat। तो एक आसान तरीका है कि आप अपने घुटने को भी मैट पर रख दें जिससे कि आराम हो जाएगी बुजुर्ग को आराम हो जाएगी, सीनियर सिटीजन को। बट स्टिल easy method is to do the plank while standing and leaning फॉरवर्ड। लेकिन एक और आसान तरीका है
खड़े होकर और आगे झुककर प्लैंक करना। खड़े होकर आगे झुक सकते हैं कमर से। यू पुट योर एल्बो एंड फोर आर्म्स ऑन अ डेस्क, टेबल और वॉल व्हील रेस्टिंग ऑन द walls of your feet and keeping your back straight। आप अपनी कोहनियों और बाहों को डेस्क यानी टेबल का या दीवार पर रखें। जब अपने पैरों के पंजे पर टिकें और अपनी पीठ सीधी रखें। कोहनियों को बाहों को डेस्क पर टिकाना है, टेबल या दीवार पर टिकाना है और पैरों को बॉल पर टिका देना है और अपनी पीठ को सीधा रखना है। देयर आर अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर सीनियर्स टू सूट पीपल ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़। बुजुर्गों के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों के हिसाब से कई तरह की स्ट्रेचिंग कसरत होती है। If holding pose on your hands and knee is not of the question, you could try a full body stretch. If which you lie on your back, straight your legs and extend your hands along the floor past your head। अगर हाथ और घुटनों के बल पोज बनाना मुश्किल नहीं है तो आप पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपनी पीठ के बल लेटते हैं, अपने पैरों को सीधा करते हैं और अपने हाथों को फर्श पर सिर के ऊपर तक फैलाते हैं, यानी जो लेट के सुप्त ताड़ासन होता है उसको बता रहे हैं। Some stretches can be done while seated, such as ओवरहेड स्ट्रेच एंड नेक रोटेशन। कुछ स्ट्रेचिंग बैठकर भी की जा सकती है, जैसे ओवरहेड स्ट्रेच और गर्दन घुमाना। चेयर पे बैठ कर आराम से कर सकते हैं। इनफैक्ट अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आल्सो कैन बी डन फ्रॉम अ सीटेड पोजिशन। और भी तरह की एक्सरसाइज हैं जो चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। अदर चेयर एक्सरसाइज फॉर सीनियर्स इंक्लूड बाइसेप कर्ल्स विद डंबल्स और इलास्टिक बैंड्स, ओवरहेड थम डंबल प्रेसेस, शोल्डर ब्लेड स्क्विश, काफ रेज, सिट टू स्टैंड चेयर क्विट्स, स्क्वाट्स एंड नी एक्सटेंशन। बुजुर्गों के लिए कुर्सी पर की जाने वाली अन्य कसरत में आपकी बाइसेप कर्ल, डंबल या इलास्टिक बैंड के साथ ओवरहेड डंबल प्रेस, शोल्डर ब्लेड क्विज ऑफ रेंज, सिट टू स्टैंड चेयर स्क्वाट और नी एक्सटेंशन, ये सारी एक्सरसाइज शामिल हैं चेयर पे। वाट एक्सरसाइज आर बेस्ट फॉर हार्ट हेल्थ। हृदय के लिए कौन सी कसरत बेहतर है? द बेस्ट एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग विल इनकॉर्पोरेट बोथ एरोबिक एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिंस दैट्स द best way to strengthen your entire body, improve your endurance and ensure your long term health। सबसे अच्छे कसरत प्रोग्राम में एरोबिक और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों शामिल हैं, क्योंकि यह आपके पूरे शरीर को मजबूत करने, आपकी सहन शक्ति को बेहतर बनाने और आपकी लंबी अवधि की सेहत सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है।
But if your main concern is how to improve cardiovascular health, then you should put a premium on cardiovascular exercise that force your heart and lungs to work harder, sending oxygen to your cell. लेकिन अगर आपकी मुख्य चिंता कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाना है, तो आपको ऐसी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए जो आपके हृदय फेफड़े को ज़्यादा मेहनत करने और आपकी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। तो आपको ऐसी एक्सरसाइज चुननी है जो आपके हृदय को, आपकी लंग्स के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाए, तब बेहतर हो पाएगा। Will strength training certainly does have cardiovascular benefits. Cardio workouts excel when it comes to reducing blood pressure, maintaining the health of the inner walls of your arteries, releasing enzymes that break down blood clots, and even promoting the growth of new arteries feeding the heart. तो हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी कार्डियोवैस्कुलर फ़ायदे होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कम करने, आर्टरीज की अंदरूनी दीवार की सेहत बनाए रखने, ब्लड क्लॉट को तोड़ने वाले एंजाइम रिलीज करने, और यहाँ तक कि हृदय को सप्लाई करने वाली नई आर्टरीज के विकास को बढ़ावा देने के लिए मामले में कार्डियो वर्कआउट सबसे अच्छा होता है। यानी कार्डियो वर्कआउट क्या करता है, ये आपके आर्टरीज को डेवलप करता है, ब्लड की सप्लाई को अच्छा करता है, एंजाइम रिलीज करने में मदद करता है, इन सारी चीज़ों को बेहतर बनाता है। Regular aerobic exercise also significantly lowers the risk of type 2 diabetes. नियमित एरोबिक एक्सरसाइज से टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। Although diabetes usually is not thought of as a heart problem, a lower risk of diabetes also lowers the risk of heart disease, since high blood sugar takes a toll on blood vessels and the nerve that control the heart. हालांकि डायबिटीज़ को आमतौर पर हृदय की बीमारी नहीं माना जाता, लेकिन डायबिटीज़ का खतरा कम होने से हृदय की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर का असर ब्लड वेसल्स और हृदय को कंट्रोल करने वाली नसों पर पड़ता है, हृदय की कंट्रोल करने वाली नसों पर पड़ता है एक्सरसाइज का प्रभाव। शुगर का प्रभाव पड़ता है ब्लड वेसल्स की नसों पर। एक्सरसाइज मतलब नसों को क्या करता है, ब्लड वेसल्स को ठीक कर देता है। When exercise, you call on your body's cells to take glucose sugar out of the blood, which they do by becoming more sensitive to insulin, the hormone crucial to glucose metabolism. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने शरीर की सेल्स को खून से ग्लूकोज यानी शुगर निकालने के लिए कहते हैं, जो वे इंसुलिन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होकर करती हैं। इंसुलिन वह हार्मोन है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। दैट मीन्स योर सेल रिमेन इंसुलिन सेंसिटिव लॉन्ग आफ्टर यू आर फिनिश्ड एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज ख़त्म करने के काफ़ी समय बाद भी आपकी सेल्स इंसुलिन सेंसिटिव बनी रहती है। And since obesity is a
significant risk for diabetes. Exercise that help you set fat, especially around your middle, will help you keep diabetes at bay. चूँकि मोटापा डायबिटीज़ के लिए एक बड़ा रिस्क है, इसलिए ऐसी एक्सरसाइज जो फैट कम करने में मदद करे, खासकर आपके पेट के आसपास में आपको डायबिटीज़ से दूर रखने में मदद करेंगी। तो ऐसी एक्सरसाइज करना जो पेट पे असर करेगी, आपके डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है द रूल ऑफ एक्सरसाइज। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। अलग अलग सिस्टम पे योग का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों पर योग अभ्यास का प्रभाव, योग अभ्यास का प्रभाव क्या पड़ता है, देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। द टर्म योगा एंड द इंग्लिश वर्ड योग आर derived from Sanskrit root yuj, which means union। परिचय दिया है कि योग शब्द और अंग्रेजी शब्द योग संस्कृत के मूल शब्द युज से निकला है। किससे? युज शब्द से निकला है। Yoga is a psychosomatic spiritual discipline for achieving union and harmony between our mind, body and soul, and the ultimate union of our individual consciousness with the universal consciousness। योग एक ऐसी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक पद्धति है जो हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच तालमेल और एकता बनाती है और हमारी व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अंतिम मिलन कराती है। तो क्या कहा है कि योग क्या है? एक ऐसी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक पद्धति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाती है और हमारी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार कर देती है, मिलाती है, मिलन कराती है। ये कौन करता है? योग करता है। योगा इज माइंड बॉडी टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन, मेडिटेशन एंड अ सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म इन सिंस विथ ब्रीदिंग। योग मन और शरीर से जुड़ी एक तकनीक है जिसमें आराम यानी रिलैक्सेशन, ध्यान और सांस लेने की प्रक्रिया के साथ तालमेल बिठाकर किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम हैं। योग क्या है? मन और शरीर से जुड़ी एक तकनीक है जिसमें मन और शरीर दोनों काम करता है। ध्यान और सांस लेने की प्रक्रिया के साथ साथ तालमेल बिठाकर किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम भी शामिल हैं। बीइंग होलिस्टिक, इट इज़ द बेस्ट मीन्स फॉर achieving physical, mental, social and spiritual well-being of the practitioners। होलिस्टिक होने के कारण, समग्र होने के कारण यह अभ्यास करने वालों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कल्याण को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है। तो इससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह से लाभ प्राप्त होता है योग के माध्यम से। This can be achieved by systematic and disciplined practice of Ashtanga यानी 8 limb योगा डिस्क्राइब बाई सेज पतंजलि। इसे ऋषि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग 8 अंगों वाले योग के व्यवस्थित और अनुशासित अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। व्यवस्थित और अनुशासित अभ्यास से अष्टांग योग से के
यदि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, व्यवस्थित तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तब इसको प्राप्त किया जा सकता है। द फर्स्ट टू लिम्स ऑफ अष्टांग योग आर यम एंड नियम, विच आर ethical code and personal discipline for the development of our moral, spiritual and social aspect। अष्टांग योग के पहले के जो 2 अंग हैं, यम और नियम, जो हमारे नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलुओं के विकास के लिए नैतिक नियम और व्यक्तिगत अनुशासन हैं। इथिकल लॉ एंड सोशल एस्पेक्ट, पर्सनल डिसिप्लिन। तो अष्टांग योग के जो पहले 2 अंग हैं, यम और नियम, ये हमारे नैतिक और आध्यात्मिक विकास के, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के पहलू हैं। थर्ड एंड फोर्थ लिम्स ऑफ आसन एंड प्राणायाम, विच हेल्प इन आवर फिजिकल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तीसरा और चौथा अंग आसन और प्राणायाम है, जो हमारे शारीरिक विकास और शारीरिक कार्य में सुधार करने में मदद करता है। शारीरिक विकास और शरीर के कार्यों को सुधारने में मदद करता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ लिम्स आर प्रत्याहार एंड धारणा फॉर कंट्रोलिंग आवर सेंस एंड मेकिंग आवर माइंड वन पॉइंटेड, काम एंड अलर्ट। पांचवा और छठा अंग प्रत्याहार है। प्रत्याहार और धारणा है, जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने, हमारे मन को एकाग्र करने और उनको सतर्क बनाने में मदद करता है। हमारे इंद्रियों को एक्टिव करने में, हमारे मन को कंट्रोल करने में, मन को एकाग्र करने में, मन को शांत करने में मदद करता है। द फाइनल 2 लिम्स ऑफ ध्यान एंड समाधि रिजल्ट इन इनर पीस, स्टे हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द अल्टीमेट यूनियन ऑफ आवर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, रिजल्टिंग इन गॉड रियलाइजेशन। अंतिम 2 भाग हैं ध्यान और समाधि, जिनसे आंतरिक शांति, परमानंद, चेतना का उच्च स्तर और हमारी व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ अंतिम मिलन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर की अनुभूति होती है। तो जो ध्यान और समाधि क्या करती हैं, ये हमको हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य में जिसमें आंतरिक शांति, हमारी आंतरिक शांति है, परमानंद है, यानी उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, उससे बड़ी कोई शांति नहीं है। हमारी व्यक्तिगत चेतना को परमात्म चेतना में एकाकार कर देता है और जिसके परिणाम स्वरूप हम ईश्वर से साक्षात्कार कर लेते हैं, ईश्वर की अनुभूति हमको होने लगती है। The result is unfoldment of a unique spiritual personality that is a blessing for the whole humanity। इसका परिणाम एक अद्वितीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका परिणाम एक अद्वितीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास है, जो पूरी मानवता के लिए एक वरदान है, पूरी मानवता के लिए एक वरदान साबित होगा। योगा हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर टोटल पर्सनालिटी इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक मैनर। योग हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को एकीकृत और समग्र रूप से विकसित करने में मदद करता है, समग्र रूप से विकसित करने में मदद करता है। रिलेवेंस टू मेडिकल प्रोफेशंस, चिकित्सा पेशेवरों के लिए महत्व, जो चिकित्सक वगैरह हैं उनके लिए क्या महत्व है? हेल्दी लाइफ कैन बी कंसीडर्ड
as a by-product of practicing yogic technique, since it has been observed that yoga practitioners are physically and mentally healthier and have better coping skill to stressors than the normal uh, population. चिकित्सक पेशेवरों के लिए महत्व स्वास्थ्य जीवन को योग तकनीक के अभ्यास का एक परिणाम माना जा सकता है। यानी स्वस्थ जीवन जीना है तो योग क्या है? योग एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा अभ्यास है जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि यह देखा गया है कि योग का अभ्यास करने वाले लोग सामान्य आबादी की तुलना में शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक स्वस्थ होते हैं और उनमें तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने को बेहतर क्षमता होती है। यानी स्ट्रेसफुल अगर कंडीशन है उसमें वो आराम से पार कर जाते हैं। योगा इज वाइडली प्रैक्टिस एंड ग्लोबली एक्सेप्ट। योग को बड़े पैमाने पर अभ्यास किया जाता है और इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। तो योग का अभ्यास बड़े पैमाने पे मीन्स बहुत सारे लोग योग का अभ्यास करते हैं और पूरी दुनिया ने इसको माना है, इसको स्वीकार किया है, इसको मान्यता दी है। Hence it can be very well integrated as a health promoting tool in our society। इसलिए इसे हमारे समाज में सेहत को बेहतर बनाने वाले एक साधन के तौर पर अच्छी तरह से शामिल किया जा सकता है। ठीक है, या किया जाता है। यानी इसके माध्यम से हमारी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। हेल्दी पीपल एज वेल एज पेशेंट्स में inquisitively approach medical professionals to take consultation about yoga। स्वस्थ लोग और मरीज दोनों ही योग के बारे में सलाह लेने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स से संपर्क कर सकते हैं, यानी जिसको योग के बारे में आता हो। योगा इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। योग क्या है? एक अनुभव आधारित विज्ञान है, एक्सपेरिमेंटल साइंस। इफ दिस नॉलेज अबाउट योगा इन्वोक्स इंटरेस्ट इन द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड दे practice it themselves, it might open up new avenue in bring together our traditional heritage of yoga and today's objective knowledge of modern medicine। अगर आपको योग के बारे में जानकारी मेडिकल प्रोफेशनल्स में दिलचस्पी लगती है तो वे खुद इसका अभ्यास करते हैं, तो इसका योग की हमारी पारंपरिक विरासत और तकनीक आधुनिक चिकित्सा के आज के वैज्ञानिक काल को एक साथ लाने का एक नया रास्ता और खुला रास्ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और क्या था इसमें? इफ़ेक्ट ऑफ योगिक प्रैक्टिस ऑन डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसमें हमने अभी केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि विभिन्न शरीर पे कैसे क्या प्रभाव डालते हैं। आगे इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। एक सूचना है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बेस्ट हैं। टेलीमेडिसिन आपके लिए इसमें बेस्ट है। टेलीमेडिसिन कोर्स, इसमें आपको बताया जाएगा कैसे दवाई को कैसे खा सकते हैं, कैसे अपने आप कैसे अपने स्टोर को कंपार्टमेंट में बदल सकते हैं।
स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर किसी को करना हो, मेडिकल चलाना हो, तो टेलीमेडिसिन कोर्स बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। ओके।